ऑप्टिक्स बचता है। तो सीधे सीधे ऑप्टिक्स पे जाएंगे हम लोग और कल के क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स वाला सेक्शन कवर करेंगे और बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज़। तो सबसे पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पोटेंशियोमीटर से। सो पोटेंशियोमीटर की शुरुआत करते हैं हम। पोटेंशियोमीटर हाँ, यहाँ पे पोटेंशियो का मीनिंग क्या है? पोटेंशियो का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और मीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक्चुअली करता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन पे आ जाएंगे कि ये करता क्या है। तो लिखेंगे हम लोग ए पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस, ए पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस used to measure potential difference of a cell more accurately than voltmeter। यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग वोल्टमीटर से भी मेजर करते हैं, तो फिर ये पोटेंशियोमीटर ही क्यों? तो पोटेंशियोमीटर अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है, यानी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट पता करना है, एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा अगर आपको एक्यूरेटली पता करना है, मोर एक्यूरेटली, तो आपको पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करना होगा। वोल्टमीटर चूंकि साइज में बहुत छोटा होता है, इसीलिए हर जगह ईजी टू यूज है, कन्वीनियंस टू यूज है, इसीलिए हम लोग वोल्टमीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर इससे मोर एक्यूरेट रीडिंग देता है हमको। लेकिन पोटेंशियोमीटर बड़ा होता है साइज में। आप लैब में जाएंगे तो पोटेंशियोमीटर आपको इतना बड़ा दिखेगा, इसमें ऐसे वायर लपेटे गए होंगे, बहुत लंबा वायर रहता है, 7-8-10 मीटर का वायर रहता है, लंबा रहता है। और वोल्टमीटर ऐसा इतना ही बड़ा दिखेगा, एमीटर, गैल्वेनोमीटर सब इतना ही बड़ा गोल गोल डब्बा दिखेगा। आप लैब में जाओगे तो, या स्क्वायर में रहेगा, ऐसा डब्बा रहेगा स्क्वायर में, या ऐसा स्क्वायर में डब्बा रहता है। तो लैब में जब जाओगे तो ये तीनों चीज, एक पे जी लिखा रहेगा, एक पे ए लिखा रहेगा, एक पे भी लिखा रहेगा, ऐसे कोई पहचान नहीं पाइएगा, ये भी, जी और ए देख के आप पहचान पाइएगा। सो गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर सब एक ही जैसे दिखते हैं, उस पर देख के आप पहचानिएगा कि कौन सा है। लेकिन पोटेंशियोमीटर देखिएगा, मीटर भी देखिएगा, बड़ा बड़ा रहता है। तो ये इजी टू यूज है, इसीलिए हम लोग वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या इसका और भी कोई यूज है? देख लेते हैं। तो इसका और क्या यूज है पोटेंशियोमीटर का? और यूजेज देख लेते हैं हम लोग, और क्या यूजेज है। तो इसका यूजेज पहला तो ये यूज टू मेजर, इट इज यूज टू मेजर EMF, that means potential difference, EMF of a cell, यानी किसी सेल का EMF पता करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूज क्या है? ये यूजेज है। दूसरा यूज, इट इज यूज टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स का EMF कंपेयर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तीसरा, it is used to measure या calculate internal resistance of the cell। ये तीन काम के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, कैसे काम करता है, बनता कैसे है। ठीक है। सो दिस आर द यूजेस। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर आपके एग्जाम में आया, तो पोटेंशियोमीटर में लिखिएगा कि पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, दैट मीन्स फॉर द EMF ऑफ अ सेल एंड टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, और तीसरा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये तीनों इससे पता करते हैं। कैसे बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वायर लेंगे, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। ये वायर मोटा पतला नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक वायर लेंगे,
इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा। तो इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया मैंने, ठीक है। अच्छा, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद और मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है वो L है, इसका लेंथ L है, ठीक है। तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल ये है, तो सपोज ये है 0 पे और ये V है, तो ये है V पे, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर, एक्चुअली में आप लैब में जाइएगा तो ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। लैब में एक बड़ा सा ये रहता है और ये वायर जो रहता है ना, मैंने सीधा L दिखा दिया है, ये लपेटा हुआ रहता है वायर, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए आसान है, ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया L लेंथ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बोलेंगे कि a wire of uniform cross section, we take a wire of uniform cross section which is connected to a battery of V, यानी V वोल्ट के एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और एक वायर लेते हैं जो कि फ्यू मीटर्स का है। तो टेक्निकल ग्लिच आ रहा है बार बार। सो ए वायर ऑफ लेंथ L ऑफ फ्यू मीटर्स, ये फ्यू मीटर लंबा एक वायर ले लेते हैं जिसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं हम। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इस पूरे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो टोटल लेंथ है L, तो पोटेंशियल डिफरेंस L पर पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। ये 0 पे है तो ये किस पे रहेगा? ये V पे रहेगा, मैंने पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 0 पे है, ये V पे है, ये V और ये 0। सो L पर V, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? V अपॉन L। और बीच में यहाँ पे हम लोग A से B के बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं C, जो यहाँ से X डिस्टेंस पे है। तो X पे कितना होगा? तो इसको V अपॉन L इंटू X, जैसे 1 पर V अपॉन L, 2 पर V अपॉन L इंटू 2, 3 पर V अपॉन L इंटू 3। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो X पे कितना हुआ? V अपॉन L इंटू X। ये जो V अपॉन L है इसको हम कहते हैं K, इसको हम कहते हैं K, V अपॉन L को हम K कहते हैं, ओके। और इसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है इसको, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं K इंटू X। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने सेट कर लिया, जो कि इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन क्या है? ए पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल और ईएमएफ ऑफ ए सेल। दूसरा यूज क्या है? टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तीसरा यूज क्या है? टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये 3 यूजेज हैं। उसके बाद एक लंबा वायर लेंगे L लेंथ का, जो कि फ्यू मीटर्स का रहता है, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक पोटेंशियल ग्रेडियंट को सेट करेंगे, जो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैंने सेट कर लिया है, ठीक है। तो इसका पहला इस्तेमाल पे चलते हैं हम लोग। पहला इस्तेमाल इसका क्या है? द फर्स्ट तो टेक्निकल ग्लिच आ रहा है बार बार। सो ए वायर ऑफ लेंथ L ऑफ फ्यू मीटर्स, ये फ्यू मीटर लंबा एक वायर ले लेते हैं जिसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं हम। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इस पूरे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो टोटल लेंथ है L, तो पोटेंशियल डिफरेंस L पर पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। ये 0 पे है तो ये किस पे रहेगा? ये V पे रहेगा, मैंने पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 0 पे है, ये V पे है, ये V और ये 0। सो L पर V, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? V अपॉन L। और बीच में यहाँ पे हम लोग A से B के बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं C, जो यहाँ से X डिस्टेंस पे है। तो X पे कितना होगा? तो इसको V अपॉन L इंटू X, जैसे 1 पर V अपॉन L, 2 पर V अपॉन L इंटू 2, 3 पर V अपॉन L इंटू 3। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो X पे कितना हुआ? V अपॉन L इंटू X। ये जो V अपॉन L है इसको हम कहते हैं K, इसको हम कहते हैं K, V अपॉन L को हम K कहते हैं, ओके। और इसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है इसको,
इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं k इंटू एक्स, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने सेट कर लिया जो कि इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन क्या है? अ पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल और ईएमएफ ऑफ ए सेल। दूसरा यूज क्या है? टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तीसरा यूज क्या है? टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये 3 यूजेज हैं। उसके बाद एक लंबा वायर लेंगे एल लेंथ का जो कि फ्यू मीटर्स का रहता है और उसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक पोटेंशियल ग्रेडियंट को सेट करेंगे जो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैंने सेट कर लिया है, ठीक है। तो इसका पहला इस्तेमाल पे चलते हैं हम लोग। पहला इस्तेमाल इसका क्या है? द फर्स्ट यूज इज टू मेजर EMF ऑफ ए सेल, ठीक है। फिर से बनाते हैं हम लोग। ये है आपका जो वायर था एल लेंथ वाला, ये ए है, ये बी है, और यहां से हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया और एक जॉकी, इसको जॉकी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छा बना दिया जाए। ये बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे एक सेल जोड़ा जिसका ईएमएफ हमको पता करना है ई, और ये है वी, ठीक है। ये है जी, और यहाँ से इसको कहते हैं जॉकी, इसका नाम है जॉकी। ये एल लेंथ का है, ठीक है। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम। और हमको क्या करना है? वी हैव टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो सबसे पहले ये सर्किट डायग्राम बना लेंगे और इसमें खास ख्याल ये रखेंगे कि पोलैरिटी चेंज नहीं होना चाहिए। ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, पोलैरिटी चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, इसका जो ये होना चाहिए, इसका कैपेसिटी इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे मान लो कि ये 10 वोल्ट का है और ये 12 वोल्ट का आपने लगा दिया, तो यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा ये। इसलिए इसका जो वैल्यू होना चाहिए V का, वो E से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें। ये हमने सर्किट डायग्राम बना लिया और एक जॉकी को कनेक्ट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे? ये पॉइंट हमारा A था और ये पॉइंट था B, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमने सेट किया था, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट को देखेंगे अब। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को अब कैसे देखेंगे? देखते हैं। टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल, सो हम लोग एक नल पॉइंट देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल पॉइंट या बैलेंसिंग लेंथ। नल पॉइंट, इसी को हम लोग बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं, बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। इसी पे काम करता है ये, ठीक है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल पॉइंट। और हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट करना है कि ये जो जॉकी है ना, इस जॉकी को उठा के इस पे देखना है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये और ये दोनों का पोटेंशियल, इसका ग्रेडियंट और ये ई दोनों बराबर हो जाएंगे। एक ही ऐसा पॉइंट आएगा। तो मैंने यहां से उठा के, और इसको इस पे ऐसे नहीं करना, घिसना नहीं रहता है, नहीं तो ये वायर खराब हो जाता है। इसको उठा के रखा जाता है, तो एक नल पॉइंट मिलेगा। इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उसको हम लोग कहते हैं नल पॉइंट। सो यहां पे रखा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आई, यहां पे रखा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आई। कहीं पे एक ऐसा पॉइंट आया, सपोज यहां पे x डिस्टेंस पे या L1 बोल देता हूं मैं, L1 डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे नल पॉइंट हमको मिल गया, गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो वहां पे क्या होगा? पहले हमने बोला था कि L पे V है, तो यूनिट पे कितना? V अपॉन L। तो L1 पे कितना होगा? V अपॉन L इंटू L1, ठीक है।
जिसको हम लोग बोल सकते हैं K इंटू L1, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा E के, ठीक है। सो यहां से K इंटू L1 इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। यहाँ पे हमने EMF को पता कर लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा और बीच में एक ही कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां नल पॉइंट मिलेगा। थोड़ा सा इधर करोगे तो गैल्वेनोमीटर अपनी रीडिंग दिखाएगा, इधर करोगे तो भी गैल्वेनोमीटर अपनी रीडिंग दिखाएगा। सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट आएगा इस पे, ये वायर पे, जहां पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी नल पॉइंट पे होगा, यानी बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। सो वो बैलेंसिंग लेंथ हमारी L1 मिली थी। सो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पहले सेट किया था x के लिए, इस बार L1 पे मिला तो V बाई L इंटू L1, और ये किसके बराबर हुआ, E के बराबर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं KL1 इक्वल टू E। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द EMF ऑफ ए सेल। दूसरा क्या करना है हम लोगों को, दूसरा हम लोगों को मेजर करना है टू कंपेयर, दूसरा हम लोगों को कंपेयर करना है टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। The second one we have to compare EMF of two cells. यहाँ पे एक बात खास रखने वाली बात क्या है कि जो भी होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए E से, ये नोट में रहेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग क्या करना है हमको, टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। इसके लिए पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, तो सर्किट डायग्राम देखेंगे इसके लिए। ये लगा दिया, इसका नाम रख दिया मैंने कुछ E1 और इसका नाम रख दिया E2, ठीक है। ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, और इसका नाम रख दिया की का K1 और इसका नाम रख दिया K2। सिमिलर वैसा ही है, तो इसमें दो EMF का हम लोग को कंपेयर करना है, इसीलिए ऐसा। तो सर्किट डायग्राम देख लीजिए इसका, ये है सर्किट डायग्राम इसका, ओके। दिस इज द सर्किट डायग्राम। अभी भी वही कहानी है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे V है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट जब हम शुरू करते हैं, K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। ये वाली जो की है K2, इसको हम ओपन रखते हैं और K1 को क्लोज कर देते हैं। तो K1 को क्लोज करेंगे तो ये वाला सर्किट मिला हमको, और यहां से देखते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर को उठा के, ये जॉकी को उठा के, ये जॉकी है, तो जॉकी को उठा के हम लोग देखते हैं कहां बैलेंसिंग लेंथ मिलता है। तो वैसे ही है L पर V, तो यूनिट पर V अपॉन L। तो यहां पे देखते हैं, सपोज हमको कहीं बैलेंसिंग लेंथ मिल गई L1 पे, सो वी गॉट द बैलेंसिंग लेंथ एट L1। तो L1 पे कितना हो जाएगा, V बाई L इंटू L1, और ये किसके बराबर होगा, इसका EMF है E1, तो ये हो जाएगा E1 के बराबर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट V अपॉन L को हम लोग लिख सकते हैं K L1 इक्वल टू E1। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं, ठीक है। अब नाउ एकदम आसान है, वैसे ही है जैसे वहां पे K इंटू L1 इक्वल टू E आया था, यहां पे आया K इंटू L1 इक्वल टू E1। अब क्या करते हैं हम लोग, K1 को ओपन रखते हैं और K2 को क्लोज करते हैं। नाउ K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड, ठीक है।
अब ये वाला सर्किट काम का नहीं रहा क्योंकि ये ओपन है, ये ओपन है, तो अब ये वाला सर्किट काम का है। ठीक है, अगेन वैसा ही होने वाला है। क्या होने वाला है, V पर L, सॉरी L पर V, तो यूनिट पर V अपॉन L, और सपोज इस बार हमको बैलेंसिंग लेंथ या नल पॉइंट मिला L2 पर, तो L2 पर कितना होगा, V अपॉन L इंटू L2, और ये किसके बराबर होगा, E2 के बराबर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं K L2 इक्वल टू E2, इसको इक्वेशन 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1/2, हम लिख सकते हैं यहां पे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो इक्वेशन 1 क्या था, K L1 इक्वल टू E1, और इक्वेशन 2 क्या था, K L2, और ये था E2। K से K कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया हमारा, E1/E2 इक्वल टू L1/L2। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम, और ये हमने छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया। तीसरा देखते हैं हम लोग। हाँ, तीसरा क्या है, तीसरा है टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सर्किट डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए सर्किट डायग्राम हमारा होगा, सबसे पहले तो वैसे ही, पहले एक बैटरी लगा देंगे, फिर बैटरी से हम लोग एक L लेंथ लगा दिया, और इसके बाद हमने इसका जो सर्किट डायग्राम बनाना है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यहां एक की लगा दिया, की का नाम रखा K, ऐसा। हाँ, इसका नाम मैंने रखा कुछ स्मॉल r, और यहां पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R। ठीक है, और ये है A, ये पॉइंट है B, ये है V, और ये 0 पे है, ये V पे। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग K को ओपन रखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट इसमें हम लोग करते हैं, दिस इज सर्किट डायग्राम टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r कहते हैं, ये हमको पता करना है, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस। यहाँ पे गलती हुई है, एक ही बैटरी जोड़ना है, तो यहाँ पे एक गलती है। क्या गलती है, ये बैटरी नहीं रहेगा। ठीक है, ये रेसिस्टेंस एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जोड़ा गया है जो कैपिटल R है। हमको निकालना है बैटरी के पास जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, स्मॉल r निकालना है हमको। ठीक है, तो पहले K इज ओपन। अगर K ओपन है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, बेकार का सर्किट हो गया। K ओपन है तो ये वाली सर्किट काम की है, जो आपने पहले किया था वही होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, L पर V, तो यूनिट पर V अपॉन L। तो सपोज हमको बैलेंसिंग लेंथ कहीं L1 पे मिली है, सो L1 पे क्या हो जाएगा, V/L इंटू L1, और ये किसके बराबर होगा, इस बैटरी का कुछ नाम रख देते हैं E के बराबर, तो ये होगा E के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं K L1 इक्वल टू E, और इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, K इज क्लोज्ड, इसमें एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, अंदर ही अंदर करंट फ्लो होना, इसमें एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये बैटरी है, इसमें एक करंट फ्लो, ये सर्किट क्लोज जैसे ही होगा इसमें एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यहां जो करंट फ्लो होगी वो करंट कितनी होगी, I इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R। V के जगह पे यहाँ पे E है, तो E, और R 2 है, तो R प्लस R। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो इतना होगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे E रहेगा तो यहाँ पे E कितना हो जाएगा, E में से इस बार करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे रेसिस्टेंस झेलना पड़ेगा इसको, तो E माइनस IR कितना हो जाएगा यहाँ पे, E माइनस IR, और यहाँ का I जो होगा वो कितना होगा, E/R प्लस R। सो ये हम अभी तक पहले की को ओपन रखे थे, अब की को क्लोज कर रहे हैं। की को क्लोज करने पे क्या होने वाला है देखते हैं। इस बार हम समझते हैं कि जो बैलेंसिंग लेंथ हमको आई वो बैलेंसिंग लेंथ L2 पे आई, पहले आई थी L1 पे, और इस बार बैलेंसिंग लेंथ हमको मिली L2 पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, L पे V, तो यूनिट पर V/L, तो L2 पे V/L इंटू L2। ठीक है, यहां पे लिखता हूं अब। ओके,
तो यहां पे जो V बाई एल इंटू L2 है ये किसके बराबर होगा? V बाई एल को हम K बोल सकते हैं, ये हो गया L2, और ये किसके बराबर होगा? इस बार E के बराबर नहीं होगा, इस बार यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस, और करंट फ्लो हो गई है। पहले करंट इसमें नहीं फ्लो हो रही थी, लेकिन इस बार ये अंदर ही अंदर एक करंट चल रही है। तो करंट सपोज I है, तो यहाँ पे IR इसको झेलना पड़ेगा, तो E माइनस IR, KL2 हो गया E माइनस IR के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया KL2 इक्वल टू E माइनस I किसके बराबर है? यहां से लिख देंगे E अपॉन R प्लस R, और यहां पे एक R है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं। तो यहां से देखते हैं हम लोग कि L2 इक्वल टू, ये एलसीएम अगर निकाल लेंगे हम लोग R प्लस R, तो ये हो जाएगा E इंटू R प्लस R, ये ऐसे है, तो एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा E इंटू R प्लस R, और माइनस में हो जाएगा ER, इतना। ओके, तो ये हो जाएगा KL2 इक्वल टू ER प्लस ER माइनस ER, और बटे में R प्लस R, तो ये कैंसिल हुआ। सो KL2 बचा ER अपॉन R प्लस R के बराबर। इसको इक्वेशन 2 लिखिए। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 कितना था हमारा? ये था KL1 बाय KL2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा E बाई ER बाई R प्लस R। ठीक है, यहां तक देखिए, बाकी आगे देखते हैं। KL1 बाई KL2, KL1 बाई KL2 इक्वल टू क्या था यहां पे? E बाई ER, E बाई ER बाई R प्लस R, E बाई ER बाई R प्लस R, इतना था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? E और R प्लस R ऊपर चला जाएगा, और बटे में ER, E से E कैंसिल, सो K से K कैंसिल, तो यहाँ पे आया L1 बाई L2 इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं R बाई R, R प्लस R बाई R, इसको हम लिख सकते हैं R बाई R प्लस R बाई R। एलसीएम निकालेंगे तो फिर उतना आ जाएगा। ठीक है, ये R बाई R कट के 1 आया, 1 प्लस R बाई R, तो 1 इधर प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस, तो ये हो जाएगा L1 बाई L2 माइनस 1, L1 बाई L2 माइनस 1, और ये हो जाएगा R बाई R, तो R को इधर भेज दीजिए, तो ये R हो जाएगा L1 बाई L2 माइनस 1, और R आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो। और ये एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे एग्जाम में? आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, या राइट द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल अगर पूछा तो यहां तक छोड़ देना है। ईएमएफ ऑफ ए सेल, हाँ, अगर ईएमएफ ऑफ ए सेल पूछा तो वो शुरू वाला लिख के यहां तक छोड़ देना है। ठीक है, अगर पूछा टू कंपेयर टू ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, तो यहां तक लाके छोड़ दीजिएगा। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, यहां तक लाके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आगे नहीं जाना है। लेकिन अगर पूछा टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, देन ये कंपेयर वाला छोड़ देना है पार्ट, और ये वाला पार्ट लिखना है। ये यहां से शुरू करेंगे, शुरू वाला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट यहां तक आप प्रूफ करके छोड़ेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस R। सो दिस इज हाउ वी हैव डन पोटेंशियोमीटर। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं, ये 3 क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें से कोई एक रहने के चांस है इस बार। आगे बढ़ेंगे हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की तरफ। देयर आर लॉट ऑफ गैल्वेनोमीटर्स इन विच वी हैव टू गो थ्रू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो मूविंग कॉइल, बहुत शॉर्ट में चलूंगा मैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या होता है ये गैल्वेनोमीटर? सो गैल्वेनोमीटर
इसका क्या पूछा है क्वेश्चन? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल और इसका जो लास्ट में फॉर्मूला डिसाइड किया जाता है वो आपको करके देना है। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कई तरह का रहेगा। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी रहता है, पिवोटेड रहता है, बहुत सारा सस्पेंडेड टाइप रहता है, बट दिस यू हैव टू गो थ्रू स्पेशल टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। करता क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ले लो। ए गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस, a galvanometer is a device that detects or measures small current, यानी करंट को डिटेक्ट भी कर सकता है। ये बहुत छोटे करंट के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े करंट के लिए एमीटर है जो इसी से बनाया जाता है, इसी से वोल्ट मीटर, इसी से एमीटर भी बनाया जाता है। सो बेसिक प्रिंसिपल है ये स्मॉल करंट्स, ठीक है। ए गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट्स और मेजर्स स्मॉल करंट, तो बहुत छोटे करंट के लिए इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। उसके बाद किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल ये है कि व्हेनेवर ए कॉइल is placed in magnetic field, it experiences a torque. It experiences a torque. जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर एक टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क कल भी मैंने बताया था कितना होता है, m क्रॉस b होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं mb sin थीटा, mb sin थीटा लिखते हैं। और यहां पे mb sin थीटा नहीं लिखा जाएगा, यहां पे m होता है NIA, जो कल बताया था मैंने। m का फॉर्मूला होता है NIA मैग्नेटिक मोमेंट, और b sin थीटा। तो यहां पे जो चीजें आएंगी वो फॉर्मूला हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आएगा n, I आएगा करंट, A आएगा एरिया ऑफ कॉइल, B आएगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल आएगा थीटा, ठीक। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसा इसका कंस्ट्रक्शन रहेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये दो टर्मिनल हैं, ये है टर्मिनल 1 T1, ये है टर्मिनल T2, ठीक है। ये है नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है, ठीक है। कॉइल ले लिया हमने, और यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो नॉर्थ ये नॉर्थ और साउथ दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा दिए। दो मैग्नेट लगाने से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, और ये जो कॉइल बनता है मैनी टर्न्स, और वायर जो रहता है कॉइल्स, ये मैनी टर्न्स रहता है, मैनी टर्न्स, ठीक है। और इंसुलेटेड रहना चाहिए, ओपन नहीं रहना चाहिए वायर इसके, ठीक है। फाइन वायर का रहता है, ठीक है। ये है स्प्रिंग, दिस इज स्प्रिंग, और ये नॉर्थ साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी। ये थोड़ा सा तिरछा रखा जाता है, ये जो कॉइल है ना थोड़ा सा तिरछा रखा जाता है, एकदम सीधा मैंने बनाया है, एनीवे आप बना सकते हैं ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती हुई, ठीक है। जो करंट हमको मेजर करनी है, द करंट विच इज टू बी मेजर्ड इज सेंट टू कॉइल, इधर भेजेंगे कॉइल में। जैसे ही करंट आया, इसमें करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होने से क्या होगा,
ये टॉर्क एक कॉइल पे एक टॉर्क लगेगा और ये रोटेट होना शुरू होगा। और यहाँ पे हमने लगा रखा है पॉइंटर, इधर ऊपर रहता है पॉइंटर जहाँ पे रीडिंग रहती है, और पॉइंटर यहाँ से दिखाता है, ये ऊपर रीडिंग रहती है। तो जितना ज्यादा करंट इसमें आएगा, जो करंट हमको मेजर करनी है हम भेजेंगे यहाँ पे। द करंट विच इज टू मेजर्ड इज सेंट टू द कॉइल। सबसे पहले तो वी चूज ए कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स। जो कॉइल हम चुनेंगे वो सॉफ्ट आयरन का रहता है और बहुत सारे टर्न रहेंगे उसमें, ठीक है। दूसरी बात कि जो करंट हमको मेजर करनी है वो करंट हम यहाँ भेजेंगे, वो करंट यहाँ भेजेंगे। करंट की वजह से ये क्या होगा, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी इस पे एक टॉर्क क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड में है ये, इस पे टॉर्क क्रिएट होगा। टॉर्क क्रिएट होगा तो ये रोटेट करना शुरू करेगा। जितना ज्यादा ये रोटेट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा और उतना ज्यादा रीडिंग आएगी हमारी। सो इसको क्या बोलते हैं, द मोर इज द करंट, मोर इज द डिफ्लेक्शन, मोर द कॉइल विल रोटेट मोर एंड मोर इज द डिफ्लेक्शन, और रीडिंग हमारी उतनी ज्यादा आएगी, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल रहता है यहाँ पे मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। थोड़ा सा बाहर से आवाज आ सकता है, बाहर कुछ काम भी चल रहा है। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा और उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा और उतनी ज्यादा रीडिंग आएगी। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने शब्दों में लिखेंगे आसान भाषा में। क्या, यहां से आपने करंट दिया, इस पे टॉर्क लगा, जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन और उतना ज्यादा रोटेशन और उतना ज्यादा यहाँ पे रीडिंग आएगी। ये इसका बेसिक थर्स्ट है, ये उसका डायग्राम है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे के स्लाइड में कि जो इस पे टॉर्क लगेगा वो टॉर्क अप्लाइड कितना होगा। तो टॉर्क अप्लाइड होगा NIAB sin थीटा। यहां पे जो N है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। जो यहां पे I है वो है करंट, जो A है वो एरिया ऑफ ईच कॉइल है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, नहीं तो सॉफ्ट जो फाइन वायर वगैरह सब के बारे में बताया जाता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में भी बताया जाता, आपको रेडियल फील्ड के बारे में बताया जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 5 नंबर लिखना है, तो बहुत आसान भाषा में और बहुत जल्दी से आप लिख पाए उस हिसाब से जा रहा हूं मैं। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड ए, ठीक, ये है बी। तो टॉर्क अप्लाइड इतना हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए कि ये जो आपका कॉइल था, सपोज ये कॉइल था आपका, तो जैसे ही कॉइल रोटेट करना शुरू होगा ना, तो ये वाला जो फाइन वायर है, फाइन वायर और स्प्रिंग में एक अपने से उल्टा रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा। रेस्टोरिंग टॉर्क मतलब क्या, एक रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा। क्या है ये रेस्टोरिंग टॉर्क? तो इसको पसंद नहीं आता कि ये रोटेट हो। ये करंट आई और ये इस पे टॉर्क लगना शुरू हुआ, रोटेट होना शुरू हुआ। जैसे ही ये रोटेट होना शुरू हुआ, इसमें एक उल्टा टॉर्क, स्प्रिंग में और फाइन वायर में एक उल्टा टॉर्क, जिसको हम लोग रेस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं, जनरेट हो जाता है। क्यों जनरेट होता है? जैसे एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने ऐसे लिया और आप प्रेस कीजिए, इस स्प्रिंग को प्रेस करेंगे तो इसको पसंद नहीं आता, ये अपने अंदर एक उल्टा जनरेट कर लेता है। जैसे ही आप छोड़ेंगे अपने जगह पे वापस आएगा ऐसे। तो इस तरह से इसने एक उल्टा टॉर्क जनरेट कर लिया, तो वो जिसको हम लोग फाई मान लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि इसमें जो टॉर्सनल रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है वो कितना होता है। तो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना जनरेट होगा वो देख लेते हैं। तो रेस्टोरिंग टॉर्क को लिए हम लोग मानते हैं कि जो 1 डिग्री, सपोज 1 डिग्री घूमने पे C जनरेट हुआ, तो 2 डिग्री घूमने पे 2C हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये 1 डिग्री घूमा तो इसने जो उल्टा रेस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट किया वो C किया, ठीक है। तो 2 डिग्री घूमने पे 2C हो जाएगा, 3 डिग्री घूमने पे 3C हो जाएगा, और 5 डिग्री घूमने पे कितना हो जाएगा? C इंटू 5 या 5 इंटू C, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेस्टोरिंग टॉर्क। C इंटू 5 इज योर रेस्टोरिंग टॉर्क। सो यहां पे रेस्टोरिंग टॉर्क आपका क्या हो गया? C इंटू 5। तो ये हो गया आपका रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग
टॉर्क हो गया। ठीक है, शुरू में जैसे जैसे ये रोटेट होगा इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी और एक टाइम में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं टॉर्क अप्लाइड इक्वल टू टॉर्क रेस्टोरिंग। अप्लाइड टॉर्क कितना था हमारा, अप्लाइड टॉर्क था NIAB साइन थीटा इक्वल टू C इंटू 5। अब हम बाय यूजिंग रेडियल फील्ड, बाय यूजिंग रेडियल फील्ड हम लोग क्या करते हैं कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को 90 कर लेते हैं। थीटा बिटवीन B एंड A इज 90 डिग्री। ये सब मैं बीच में गोल कर रहा हूं क्योंकि रेडियल फील्ड क्या होता है, क्यों होगा ये 90 डिग्री, ये सब मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, शॉर्ट में आप ये समझिए कि जैसे ही साइन 90 कीजिएगा ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा NIAB इक्वल टू C5। और हमारा मेन क्या था कि जितना ज्यादा ये ट्विस्ट उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि I इज प्रोपोर्शनेट टू 5 हो गया है, जो हमारा मेन मोटो था। ठीक है, और यहां से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, मेन आपका फॉर्मूला यही है। तो हम लोग यहां से अपना ये लिख सकते हैं, अगर करंट की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो करंट की वैल्यू यहां से लिख लीजिएगा C5/NAB, ये लिखा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहाँ से करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी सब पढ़ा जाता है, लेकिन फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं है। 2 साल में नहीं पढ़ा आपने तो फिर ये 10 दिनों में नहीं होने वाला है। जितना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है उतना लिख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग करंट का और मैग्नेटिज्म का लगभग सब खत्म हो गया। तो इसके बाद आते हैं हम लोग EMI एंड AC में। EMI एंड AC में जो हम लोगों का पहला ये था ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सब मैं कर चुका हूँ। तो उसमें एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर आप पीछे जाकर देख सकते हैं, मैंने कर लिया है। EMI एंड AC में, EMI एंड AC में AC जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, obtain the expression for, obtain the expression for, obtain the expression for induced EMF, induced EMF when a coil is rotating, when a coil is rotating in uniform magnetic field, uniform magnetic field B। ये आपको क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है, गेस जो मैंने किया है उसमें का तीसरा है ये। तीसरा क्वेश्चन है ये, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF व्हेन ए कॉइल इज रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे, हाँ, ये ले लेते हैं, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे मैंने एक रॉड रखा, ये रखा मैंने एक रॉड जिसका लेंथ है L। ठीक है, ये है इसका सेंटर O। थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे रोटेट होके ये थीटा एंगल से घूम गया और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। और यहाँ पे जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। क्रॉस का मतलब आप लोग जानते हैं, क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने कंसीडर किया हुआ। ठीक है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट देयर इज ए कंडक्टिंग रॉड,
इसका जो हमने सपोज किया यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट देयर इज ए कंडक्टिंग रॉड let there is a conducting rod of length L placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, ठीक है। जब ये घूमेगा ना, ये ऐसा है कि O के अबाउट ये घूम सकता है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई है, तो एंगल परपेंडिकुलर घूमेगा। और ये जो ऐसा रॉड रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जाता हुआ, और रॉड का जो एरिया वेक्टर है अंदर वाला एरिया वेक्टर, तो जिस डायरेक्शन में अंदर जाता हुआ ये अंदर आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और इसका रॉड अगर ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर भी अंदर आता हुआ। सो यहाँ पे थीटा जो होगा ना, थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री, 0 डिग्री है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही ये घूमेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, तो ये परपेंडिकुलरली घूमेगा, यहाँ पे घूम सकता है, एंड इट इज रोटेटिंग, द रॉड इज रोटेटिंग अबाउट O विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा। और जब ये घूमेगा तो लगातार इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अटैच होगी, यानी इसका फ्लक्स चेंज होगा, और चेंज इन फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स गिव्स राइज टू ईएमएफ इंड्यूस। तो वही हमको निकालना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, इसको छोटा कर दिया जाए थोड़ा, ओके। तो यहां पे हम लोग शुरू करते हैं इसको। अगर ये पूरा एक चक्कर लगा दिया, 2 पाई लगा दिया, और यहाँ पे ये लेंथ L है, एक तरफ से देखा जाए तो लेंथ L है रॉड का, तो इसका रेडियस ही समझ लीजिए, ये जो कॉइल है इसका रेडियस है ये। तो 2 पाई अगर ये घूमेगा, 2 पाई घूमने पे इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई R स्क्वायर के बराबर, और R के जगह पे L है तो हम एरिया लिख सकते हैं पाई L स्क्वायर, ठीक है। अगर 1 डिग्री घूमेगा तो कितना हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा पाई L स्क्वायर अपॉन 2 पाई हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा है। 2 पाई पे एरिया हो गया पाई L स्क्वायर, तो 1 पे कितना हो जाएगा पाई L स्क्वायर अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये आया L स्क्वायर अपॉन 2। तो थीटा पे कितना, थीटा पे एरिया कितना होगा, तो एरिया हो जाएगा थीटा पे L स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। सो दिस इज द एरिया, ठीक, एरिया निकल गया। नाउ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट ए या BA कॉस थीटा। एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूं, आप लिख दीजिएगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है B डॉट ए, और B डॉट ए को जब आप ओपन कीजिएगा तो हो जाएगा BA कॉस थीटा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, B मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर जाती हुई है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है। अच्छा, एरिया यहां पे कितना आया है L स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स राइज टू ईएमएफ इंड्यूस। जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स 2 कारणों से 3 कारणों से चेंज हो सकता है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो तो, और दूसरा एरिया चेंज हो रहा हो, तीसरा थीटा उनके बीच का बदल जाए। तो देखते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स राइज टू ईएमएफ इंड्यूस। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इस माइनस को हटा सकता हूं मैं, तो माइनस को मैं हटा दे रहा हूं, तो ये हो गया E इक्वल टू ये डी फाई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एल स्क्वायर 2 इंटू थीटा। अब एक काम करते हैं, हम लोग कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, तो बी एल स्क्वायर बाई 2 बाहर निकल गया और ये आ गया, अच्छा डी टी यहाँ छूट गया है, तो डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। डी थीटा अपॉन डी टी को हम कहते हैं ओमेगा, ठीक है। तो E इक्वल टू हो जाएगा बी एल स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। सो दिस इज द EMF इंड्यूस
ये ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं, करंट की डायरेक्शन। ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो करंट भी हम निकाल सकते हैं। क्या होता है, खाली आर लगा देना है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो v के जगह पे e है, इसके बटे में r लिख दीजिए, यानी i यहां से अगर निकालना चाहेंगे तो e अपॉन आर। सो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर ये हो जाएगा बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2r हो जाएगा। सो दिस इज इंड्यूस्ड करंट एंड दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे जो करंट बनेगी इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई है। तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई। तो मैंने फर्स्ट इस फिंगर को अंदर के दिशा में रखा, और फोर्स कैसे लग रहा है, ये है फोर्स की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन, नॉट फोर्स। तो मूव करने की डायरेक्शन ऐसे, तो ये ऊपर रख दिया मैंने, और ये रहा करंट, ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये ऐसे। तो ये है करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा अंदर जाता हुआ, और अंगूठा दिखा रहा है ये ऐसे मूव करने की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट। सो राइट हैंड रूल से हम ये भी दिखा सकते हैं। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन अ कॉइल इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, आईआरएमएस वैल्यू पे क्वेश्चन पूछा गया है। आईआरएमएस वैल्यू पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो देख लेते हैं हम। इसमें एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। क्या दो क्वेश्चन है देख लेते हैं। पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ alternating current। ये पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का। पार्ट 2 है इसमें दो क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, and RMS value of root mean square value of AC alternating current given as I equal to I naught sin 200, I equal to 20 sin 200 पाई टी। इसमें हमको आरएमएस वैल्यू निकालना है करंट का, और इसमें हमको दूसरा चीज फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा है, तो पहले इसी को कर दूं मैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन जो रहता है आई का, वो रहता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू रहता है। ठीक है, तो पहले बी वाला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे अगर कंपेयर करें आप, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट की वैल्यू है 20। ठीक है, अच्छा यहां पे देखिए तो ओमेगा टी के जगह पे 200 पाई टी है। ठीक है, ओमेगा टी के जगह पे कितना है, ओमेगा टी किसके बराबर है, 200 पाई टी के बराबर। ठीक है, टी से टी हटा दीजिए, तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, 200 पाई के बराबर हो गया। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ये हो गया 200 पाई के बराबर। पाई से पाई कैंसिल, और 2 से ये 100 बार में कटा, तो फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया 100 हर्ट्ज के बराबर। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये IRMS क्या होता है, IRMS होता है आई नॉट बाई रूट 2, ये होता है IRMS। यही हमको प्रूफ भी करना है, ऊपर वाले में प्रूफ करना है कहां से आता है। तो आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट कितना दिया है 20 और बटे में रूट 2। ठीक है, तो ये हो गया IRMS का वैल्यू। आप क्या करेंगे,
20/1.41 करके निकाल लेंगे। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि IRMS इक्वल टू, ये लिख सकते हैं 10 × 2 20 को, और नीचे √2 है, √2 से ये √2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10√2 आएगा IRMS। जो आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सेकेंड बिट। फर्स्ट बिट देखते हैं हम लोग कैसे होगा। आई का इक्वेशन अभी मैंने लिखा था I0 sin ωt होता है। तो रूट मीन स्क्वायर करना है, मीन निकालना है, मतलब एवरेज, स्क्वायर करना है, एवरेज निकालना है, और उसका रूट भी निकालना है। तो पहले हम लोग स्क्वायर और एवरेज निकाल लेते हैं। तो आई का स्क्वायर करो और आई का एवरेज करो, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, तो यहां पे करो, तो ये हो जाएगा आई का I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ωt। ठीक है, और ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसका जो एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज कैसे होगा कि इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमको। इंटीग्रेशन कैसे देखते हैं। आई का स्क्वायर, इसको लिखना पड़ेगा I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ωt और बटे में इंटीग्रेशन dt, और 0 से t तक कर देते हैं, 0 से t तक। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए कि dt का इंटीग्रेशन t निकलेगा, और लिमिट रखोगे तो t - 0 t ही होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, पहले मैं स्क्वायर कर रहा हूं और मीन निकाल रहा हूं, बाद में मैं रूट लगाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आई का स्क्वायर, यहां से आई स्क्वायर है। ठीक है, तो आई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, I0 का स्क्वायर बाहर निकल गया, और बटे में t मैं निकाल दे रहा हूं। कहां से आया देखिए, इधर मैं इधर दिखा देता हूं। dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, और 0 से t तक, तो ये t - 0 कितना निकलेगा, t निकलेगा, तो वो t को मैंने सीधे बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो उस t को मैंने सीधे बाहर निकाल लिया है। ओके, तो यहां से देखते हैं, ये t खत्म हो गया है, नीचे निकल गया है, यहां पे बचा है 0 से t तक, और आई स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया, ये बचा है साइन स्क्वायर ωt, साइन स्क्वायर ωt, और इंटीग्रेशन करना था ना यहाँ पे dt, तो यहाँ पे dt टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब इधर ध्यान देते हैं कि एक फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा, और यहां से हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा बाई 2। ये हो जाएगा, यहां पे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे रख सकते हैं हम लोग 1 - cos 2 ωt बाय 2 dt 0 से t तक। अच्छा, ये मेरा छूट गया। क्या मेरा छूट गया है, यहाँ पे I0 का स्क्वायर बटे में t, ये छूट गया था मेरा। ठीक है, मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर ωt को कन्वर्ट कर लिया कॉस के फॉर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 को भी बाहर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा I0 का स्क्वायर बटे में 2t, और ये इंटीग्रेशन अब 2 पार्ट में हम तोड़ देते हैं, 0 से t, 1 में dt से मल्टीप्लाई होगा तो dt माइनस cos 2 ωt dt 0 से t तक। ओके, अब इधर ध्यान दीजिए, आपका काम मैं आसान कर देता हूं। जब आप पूरा इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो लास्ट में लिमिट रखने के बाद ये साइन के फॉर्म में जाएगा, और लास्ट में जाके जब लिमिट वगैरह रखिएगा तो लास्ट में जाके ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप अपना काम आसान कर लीजिए, इस टर्म को 0 कंसीडर कर लीजिए। कहां से आया उसके चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है आपको। सो व्हाट यू हैव टू केयर अबाउट, यू हैव टू राइट फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए, आई का स्क्वायर इक्वल टू I0 का स्क्वायर बाई 2t, और यहां से dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t
और ये लिमिट रख दिया मैंने, ये होगा t और लिमिट रख दिया 0 से t, और ये वाला टर्म को मैं सीधा सीधा 0 लिख दे रहा हूं। ठीक है, कैसे आया इसके चक्कर में बाद में पढ़िएगा, फिलहाल अपना एग्जाम देखिए, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t, और लिमिट रखेंगे हम तो ये हो जाएगा t माइनस 0, जहां से t निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t इंटू टी, तो t से t कैंसिल, तो ये आया आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। अब हमको स्क्वायर भी करना है, रूट मीन स्क्वायर, तो हमने क्या क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था और मीन निकाल दिया। हाँ, तो हमने क्या किया था, बार बार टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, तो पीछे से मैंने उठा के लिखा, ये पीछे वाला इक्वेशन एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से इंटीग्रेशन के बाद हमको मिला है, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t, और यहाँ से t dt का इंटीग्रेशन t, तो लिमिट रखने के बाद t माइनस 0, तो अगले स्लाइड में ये आया, t से t कैंसिल। तो अभी मेरा क्या हुआ है, सिर्फ स्क्वायर हुआ है और मीन निकला है, अभी रूट लगाना बाकी है। तो आई स्क्वायर पे रूट लगाएंगे तो आई इक्वल टू यहाँ पे भी रूट लगेगा, आई नॉट के स्क्वायर बाय 2 पे रूट लगेगा, तो आई इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, तो सीधा सीधा आई नॉट निकल जाएगा और बटे में √2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये वैल्यू जो हमने प्रूफ किया अभी। ठीक है, अब इधर ध्यान देते हैं, इसका वैल्यू एक और आप जान लीजिए कि आई नॉट और बटे में √2 का मतलब होता है 1.41, सो आई इक्वल टू ये अगर हम करेंगे तो 0.707 आई नॉट होता है। भाग दे के देख लेते हैं, भाग दे के देखने पे कितना आ रहा है, 1/1.41 कर लीजिए, उतना ही आना चाहिए, 1/1.41, तो 0.709 आ रहा है, एनीवे 0.707 आई नॉट, ये वैल्यू होता है आई आर एम एस का। ठीक है, ये क्या निकला, आई आर एम एस है, ये आई आर एम एस है, आई आर एम एस, आर एम एस। ठीक है, तो आई आर एम एस इतना निकला। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी। अब कल के क्लास में हम लोग सीधे चलेंगे हम लोग ऑप्टिक्स की तरफ, और ऑप्टिक्स खत्म करने के बाद बहुत कम क्वेश्चन रह जाते हैं, सो 1-2 क्लास में पूरा आपका खत्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज क्लास। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, 30 तारीख को हम लोगों का, 30 जनवरी को वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फ्रेश बैच। 30 जनवरी को हमारा फ्रेश बैच शुरू होगा, और इंग्लिश मीडियम का टाइम है 9 से 10 AM, और हिंदी मीडियम का टाइम है 8 से 9 AM। ये इंग्लिश है और ये हिंदी मीडियम। थैंक यू सो मच।